I have to make an announcement that the Business Advisory Committee in its meeting held on 18th of July 2016 has allotted time for government legislative business as follows. Business, consideration and passing of the Child Labour Prohibition and Regulation Amendment Bill 2012. Time allotted 2.5 hours. Number 2, consideration and passing of the Enemy Property Amendment and Validation Bill 2016 as passed by Lok Sabha and as reported by the Select Committee of the Rajya Sabha, 2 hours. Consideration and passing of the following bills as passed by Lok Sabha. A. The Compensatory Afforestation Fund Bill 2016, 2 hours. B. The Regional Center for Biotechnology Bill 2016, 1 hour. Further consideration and passing of the Constitution 122nd Amendment Bill 2014 as passed by Lok Sabha and as reported by the Select Committee of the Rajya Sabha, 5 hours. Now we will continue the discussion. Sri Naresh Agarwal. माननीय सभापति जी, आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आजाद जी ने और माननीय नेता सदन जी ने कश्मीर के मुद्दे पर बहुत कुछ बोला और आजाद साहब ने अपने तजुर्बे के आधार पर बोला, क्योंकि वो कश्मीर के रहने वाले, वहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे, और नेता सदन ने सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री की हैसियत से अपनी बात रखी। लेकिन हम सब इस बात से चिंतित जरूर हैं, क्योंकि हम लोगों को तो जो भी रिपोर्ट मिल रही है वो मीडिया से मिल रही है। कश्मीर में नहीं हुआ, पंजाब में भी ऐसा हुआ। पंजाब में भी एक जमाने में ऐसा था कि ऐसा लगता था सिखिस्तान अलग करने की बात हो ही जाएगी, लेकिन उन हालात को भी, और कश्मीर में आप ये मान के चलिए, मैं तो आज भी साफ कहता हूं कि जब तक पाकिस्तान के प्रति अपनी सोच हम नहीं बदलेंगे तब तक कश्मीर का मुद्दा निरंतर बना रहेगा, मुद्दा नहीं समाप्त। महाराजा कर्ण सिंह जी बैठे हुए हैं। महाराजा हरि सिंह जी ने जब हिंदुस्तान में कश्मीर का विलय किया था, मेरे ख्याल उस समय जो समझौता हुआ था, अगर उसमें आजाद कश्मीर की भी बात हो गई होती तो शायद बहुत कुछ समस्याओं का समाधान, जैसा मेरा सोचना है, वो समाधान हो गया होता। और मुझे तकलीफ है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिस तरीके से बयान देते हैं, एक आतंकवादी हाफिज सईद जिस तरीके से वहां से बयान देता, उसके बाद भी पाकिस्तान के कश्मीर गए एकदम बिल्कुल स्वतंत्र कश्मीर था, जहां हमें लगता ही नहीं था कि कहीं स्वर्ग कश्मीर कहलाता था। उस कश्मीर की अगर आज ये हालत हुई है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण भी रहे होंगे। हमने वोटों के खातिर भी इस देश में बहुत सी चीजें, मुझे याद है भाजपा के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जाड़ों में सिर्फ कश्मीर में झंडा इस मारे फहराने गए थे कि धारा 370 खत्म हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी कश्मीर को इसके बाद बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। समय का सीन यही था, मैं नाम नहीं लूंगा कौन गया था कौन नहीं गया था, लेकिन उस समय का नजरिया यही था, सोच ऐसी थी। और दो अपोजिट मिलन, आज जो भाजपा पीडीपी का मिलन है तो बिल्कुल अपोजिट सोच का मिलन है। अगर सत्ता के लिए मिलन हुआ हो तो मैं समझूंगा मिलन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर कश्मीर के हित में मिलन हुआ या देश के लिए मिलन हुआ तो फिर उसका परिणाम आना चाहिए।
अभी नेता सदन कह रहे थे कि हम सब चाहते हैं कि हम सब मिलकर कश्मीर की समस्या का हल करें। हम तैयार हैं, सदन आज एक प्रस्ताव करे, हम सब उस प्रस्ताव से सहमत, एक प्रस्ताव हो जाए, इस सदन से रेजोल्यूशन हो जिसमें कश्मीर के आवाम से हमें मांग करें कि कश्मीर में शांति की जाए। और हम तो कहेंगे पार्लियामेंट्री डेलीगेशन कई बार कश्मीर गया भी समस्याओं के समाधान के लिए। एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भी अगर कश्मीर जाने की जरूरत पड़े तो गृहमंत्री जी अपने नेतृत्व में ले जाइए और आम जनता को उनका दर्द, जब तक जनता के मन की बात आप नहीं सुनेंगे, आज उनके मन में जो अविश्वास पैदा हुआ है, चाहे वो मीडिया से पैदा हुआ हो, चाहे पाकिस्तान के थ्रू पैदा हुआ हो, आप ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, आपके पास खुफिया एजेंसी की पूरी जानकारी है कि ये हालात क्यों वहां ऐसे पैदा हुए, क्या ऐसे कारण है कि वहां पर एकदम विद्रोह ऐसी स्थिति पैदा हो गई। आखिर वही कश्मीर की जनता जो हिंदू मुस्लिम एकता का नारा देती थी, वो कश्मीर की जनता आज अलगाववाद का नारा दे रही है। तो कोई तो कारण है उनमें, आप उन कारणों को तो देखिए। रोज यूएन में पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाता है और हम सीना ठोक के कहते हैं कि हमारी विदेश पॉलिसी बड़ी सफल है। कहां पर से सफल है? क्या अमेरिका ने कभी प्रस्ताव पास करके पाकिस्तान की निंदा की है, पाकिस्तान को चेतावनी दी? जो रूस हमारे साथ हरदम खड़ा रहता था, क्या आज वो रूस हमारे साथ खड़ा है? हम कह रहे हैं कि हमने चीन को हॉस्टाइल कर दिया, लेकिन वर्ल्ड की पावर है, हम क्यों भ्रम में रहे? हम बड़े खुश हो जाएं कि हमने चीन को हॉस्टाइल कर दिया। चीन के तो हम कहीं नजदीक नहीं पहुंच पा रहे। एनर्जी के मुद्दे पे हमने मात खाई, आज हम अपने पड़ोसी मुल्कों को नहीं ठीक कर पा रहे, तो चीन तो छोड़ ही दीजिए, हम कैसे ठीक करेंगे? हमको कोई कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे जनता को कॉन्फिडेंस में लेकर। ये सलूशन नहीं है कि बंदूक की दम पे हम कोई भी क्रांति को या कोई भी आंदोलन को दबा दें। आंदोलन कभी बंदूकों के दम पर दबे नहीं है। आपने भी टर्की में देख लिया, सेना ने विद्रोह किया और जनता ने विद्रोह को फेल कर दिया। वही सेना के खिलाफ टर्की की जनता उतर के आई, चाहे अंकारा की हो चाहे इस्तांबुल की हो, और उन्होंने उस आंदोलन को सब फेल किया। तो गृहमंत्री जी, मैं चाहूंगा कि जो भी कठिनाई आपके सामने है, आप उनको हम लोग को समझ रखिए। तो खाली ये सोचकर कि हम नहीं अपनी असलियत बताएंगे देश की जनता को या राजनीतिक दलों को और हम इसको कुचल लेंगे, क्योंकि आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि 2000 और भी पैरामिलिट्री फोर्स वहां भेजी जा रही है, और जरूरत पड़ेगी तो और भेजेंगे। सेना को ज्यादा अधिकार देने की बात कर रहे हैं, चलिए वो ठीक है। कश्मीर ऐसा एक हिस्सा है, सेना को अगर नहीं अधिकार देंगे तो कहीं ना कहीं सेना के अंदर भी अशांति पैदा होगी। लेकिन हम कहते हैं कि हम सब आपको विश्वास दिलाते हैं। आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, कल परसों जितनी जल्दी हो, चाहे आज ही शाम को बुलाइए, और कोई एक ऐसा वहां पे परिस्थिति बताइए जिससे कि वहां की समस्या का समाधान हो। हम इसका राजनीतिकरण करने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। समाजवादी पार्टी कभी इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहती। हमारे नेता मुलायम सिंह जी ने तो हरदम कहा कि अगर पाकिस्तान से युद्ध करना तो युद्ध कर लो, हम सब तैयार हैं, हम देश की सरकार के साथ हैं। उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा, जबकि सबसे ज्यादा तुष्टिकरण का हमारे ऊपर लगता आरोप है। लेकिन हमने जहां राष्ट्र की बात आई, समाजवादी पार्टी हरदम देश के साथ खड़ी हुई, कभी वोटों के साथ नहीं खड़ी हुई। हमने वोटों की राजनीति देखी नहीं। हम यही विश्वास दिलाने के लिए खड़े हुए हैं कि हिम्मत करिए, कुछ निर्णय लीजिए, अपनी गलत नीतियां हो तो उसको चेंज करने के लिए तैयार रहिए, और एक ऐसा हम सब मिलकर कोई समाधान निकालें जिससे कि निहत्थे जनता के ऊपर भी अत्याचार रुक सके, कश्मीर की जनता का हम विश्वास जीत सके, और कश्मीर अगर भारत का अभिन्न अंग है तो भारत का अभिन्न अंग बना रहे, ये पूरा विश्व जान सके। तब मैं यही समझता हूं। Okay. Thank you, Naresh ji. Thank you.
Srimati Vijaya Satyanath. Thank you, Deputy Chairman, sir. What is happening now in Kashmir is a great serious concern for Indian democracy. For national security, the terrorism should be curbed. Kashmir is a part and parcel of our great nation, India. Now, sovereignty of India has been questioned due to certain elements creating problem in law and order situation in the state. Now the state has been plunged into curfew. It is a prime duty of the government to maintain law and order. The government at the center should come forward and take it as a very priority measure to bring out special development packages for such terrorist-stricken states, especially Kashmir, and bring out special employment openings for all the young minds. First, convince them, give them proper employment, transform their minds to become law-abiding citizens. So first, this priority should be education, educating the youth and providing them proper employment. There should be a strong bilateral move to discourage Pakistan in interfering in the Kashmir issues. Because of militant activities, innocent people are affected, and there have been 47 deaths in 12 days. The border security force personnel and the military force have succumbed to this battle. And we hope that government takes constructive measures to restore peace and tranquility in the state and create a confidence on the people, particularly the youth. Now the central government talks about a lot regarding the federal structure, time and again, but the situation is not so healthy. Many chief ministers, including our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, has reiterated that diluting, they have objected strongly for diluting the federal system. They have raised their serious concern, especially the decentralization of power. In the 11th meeting of the Interstate Council, our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu has raised serious concern over the central and the state relationship. Although the political, administrative, and economic role of the states has grown significantly and the federal polity has become more entrenched, changes in center-state relations have clearly not kept pace. Many of the efforts of over-centralization through transfer of subjects from the state to the concurrent lists, uniform central legislations on subjects in the state list, capture of growing taxes basis by the center, encroaching into the executive jurisdiction of the states, most notably in the maintenance of public order, have not been reversed. So we have lost the local people confidence, they have lost the confidence of the local people. So it has to be withdrawn. So we need, there should not be any encroaching into the state's domain of preventing the protection of law and order, especially in the maintenance of public order. So with these words, I express a solidarity to the state of Kashmir, especially the innocent people who are affected by the recent terrorist attacks. So I express my concern over this Kashmir issue. Of future, there should be great unanimity in curbing terrorism, bringing the youth into proper mainstream, giving them employment, giving them proper education, and also
providing them the best development, infrastructural development in the state by providing special packages to the state. Thank you so much. Thank you, Srimati Vigilaji. Now, Sri Derek O'Brien. Sri Derek O'Brien. Sir, in this house we get a chance, not only like today, to discuss issues where we can deliberate democracy or how democracy is proceeding, and we also get a chance to express ourselves on how democracy is celebrated. And since the first time, since 2 months ago, we won a famous win in Bengal. I won't go into that but that's a great chance to celebrate democracy. Today we are discussing an issue which is actually deliberating is how to deliberate how democracy is working. So first and foremost, let me tell you what my party and we, after thinking and studying this the last 2 weeks, have thought. We could have used many words, bungle the situation, mishandle the situation, but I think, or mismanage the situation. I think the most appropriate expression we want to use is the government, the union government, mishandled the situation. And they have to realize that they mishandled the situation. Because ordinary people have lost their lives. Not all of them, but ordinary people have lost their lives. It's sad. We must extend help to all these families belonging to these ordinary citizens. There was a class 10 student. I read the story in the Indian Express. It could have been any one of our sons and daughters. Sir, the irony of all this, sir, is how are people there expressing themselves? And the Home Minister is here, sir, through you. The expression is being done through the social media. Now, who are the champions of the social media? These people who came here in 2014. Now what are they using the social media for? To wish each other happy birthday. One minister is wishing the other minister happy birthday. Please wish each other happy birthday. We don't mind, it's a happy occasion. But if you want to digital India, then make sure you understand what is digital India, because otherwise digital India can make a divisive India. And there's no preachers there. From whatever we read, this is all being done on the internet. So my appeal to the Home Minister through you, sir, is understand the power of this media. Young people are on this media. You have to harness the power of the media correctly, and not only for PR, sir. So my second point, security arrangements, hard policing, yes, very good. Please continue with security arrangements and hard policing if you want. But along with that, there needs to be a political process. There needs to be a dialogue. It's disappointing when the leader of the house here stands up and talks to us about numbers and how he was put in that position. I don't care whether you were put in the position or you weren't put in the position. Now you please handle the situation as we expect you to handle the situation, sir. So political process, dialogue, along with security arrangements and hard policing, sir. I know this example is maybe in a different situation through you, sir, to the Home Minister. But if you look at Jungle Mahal, I know I'm stretching the analogy, sir, but there was honest political development, there was honest political conversation. Along with that, there was some tough policing measures. There was a healing touch. And what we have today is we need the power of that healing touch. Sir, today, Kashmir is what? What is Kashmir? Land? Soil? The people of Kashmir, sir. It's not the soil. It's the soul of Kashmir, sir. That's what we have to focus on, the soul, and bring these people together, bring them and make them feel that they are part of us. When we see a Kashmiri boy or girl working in Goa, in a call center, or working in Bengaluru, or working in Calcutta, you feel a little extra special. We don't ask them, are you from Kashmir? Are you not from Kashmir? So it's the soul, sir. And I urge this government, in the hard policing, in the strict measures, to please keep that soul, sir, of Kashmir in mind. Sir, Atal Bihari Vajpayee, this is what he said, sir. We will talk within the framework of insaniyat, humanity and humaneness. Sir, I would urge this government
to begin the dialogue process with our own people, because this dialogue process is with our own people, it's with our young people, sir. Please, this is very, very important. Now the Prime Minister, sir, so it's very, very important to understand. First, the government has to understand, they have to accept that they have mismanaged the situation. Please don't shy away from this. And yes, everyone has been magnanimous to get behind you this time. Accept that, sir. And all the Prime Minister's frequent flyer miles accommodated and notched up in the last 2 years. And that's a lot of frequent flyer miles. We welcome that, that's good. But I'm afraid all those frequent flyer miles got cancelled with one statement on the 11th of July by the United Nations Secretary General. All the frequent flyer miles got cancelled. This is what the UN chief said. He said, called on all parties, and I quote, exercise maximum restraint to avoid further violence, and I hope that all concerns would be addressed through peaceful means. This is a very telling statement, sir, and I want to end with this pellets. Sir, it makes a sad story that in this day of technology, when it's common knowledge that the same has not been accepted in Tunisia, 2010, the same was not accepted in 2014 in Egypt, and there again we are going and using the bullets, sir, the pellets. Sir, I want to end what I said in the beginning. I wish to reiterate, sir, not the land, not only the soil, not only the grass, the soul of Kashmir. I urge this government to protect that soul and to find the answer in that. Thank you, sir. Thank you, Sri Derek. Now on to Mr. Sharad Yadav ji. सर सभापति जी, मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब का विस्तार से उन्होंने इस बात की चर्चा की। आज पूरी घाटी वो ठीक उन्होंने कहा कि कभी कभी वहाँ हालात बिगड़ते थे, लेकिन आज समूची घाटी जिस हालत में है उसे देखकर बहुत तकलीफ होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि होम मिनिस्टर साहब, आपने एक बार बात की थी, उस दौर में मैं बात नहीं रख सकता था, और मैं नहीं मानता कि आल पार्टी बैठेगी तब हम लोग बात करेंगे। यही सदन है और यही बातचीत होना चाहिए। कश्मीर की 1 बरस पहले जनता ने जितने बड़े पैमाने पर लद्दाख में, जम्मू में, कश्मीर में, घाटी में इतना बड़ा उत्साह के साथ जो मैंडेट दिया और इतने कम वक्त के बीच में जो हालात हुए हैं, मैं अकेले आपके लिए नहीं कह रहा हूं, जो हालात हैं उस हालात में हमको सर्च करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये हालात कैसे क्यों बिगड़े। हम कश्मीर के डेरेक ओबेरॉय ठीक बात कह रहे थे अभी, कश्मीर के लोगों के ऊपर, उनके मनों के ऊपर राज नहीं करेंगे तो कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उनके दिलों पर राज नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। दुनिया में कोई भी जनता से बड़ा आदमी, हम देखते रहे, इतिहास गवाह है कि जनता से कभी कोई जीतता नहीं। और जिस तरह से वहाँ मुझे एक बात महसूस अच्छी हुई कि आपकी कैबिनेट की मीटिंग थी, उसमें प्रधानमंत्री जी की तरफ से कहा गया कि रिस्ट्रेन, मैं महसूस करता हूँ कि आपकी सरकार भी मानती है कि जिस तरह की संख्या, जो घायलों की संख्या है और जो लोग इस दुनिया से चले गए वो हिंदुस्तान के लोग, और वहाँ के लोगों से मेरा जो संपर्क होता है, उससे जो फोटोग्राफ आते हैं, देख करके दहल जाता है। रिस्ट्रेन करना चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, पुलिस के लोग, 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का जो बच्चा है, उससे जिस तरह से
जिस तरह से उससे यानी पत्थर नहीं फेंक रहा, कुछ नहीं कर रहा, मान लो आपके हाथ आ गया तो भारत का कानून क्या कहता है? उसे आप कानून के हवाले कर देंगे, उसे आप कुचलते हैं, उसके चेहरे पर बूट लगाते हैं, और जो लगाने वाला आदमी है उस पर कोई एक्शन नहीं होता। ये मैं कहना चाहता हूं सदन के चलते कि उस बच्चे के साथ आप जो और आपकी फोर्स ने जो किया उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। जो बच्चों के साथ, जो मां बहन बेटियों के साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ है, ठीक है हमको ताकत इस्तेमाल करना पड़ती है, लेकिन ताकत जो है वो ऐसी ना हो जो इंसानियत को पार करता है। चाहे किसी तरह का कोई भी, हम पाकिस्तान के पकड़े हुए जो आतंकी है उसके साथ कानून के साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन जो आदमी फोर्स के हाथ आ गया उसके साथ हमारा व्यवहार ये ठीक व्यवहार नहीं है। इस मुल्क ने 70 बरस पाक हिंदुस्तान के बंटवारे के साथ त्रासदी है, हमारा बंटवारा ये हमारा पीछा कर रहा है, और वो इतना पीछा कर रहा है कि जो ये देश है इसमें भी आज ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है कि धर्म के आधार पर लोगों के मन जो है वो बांटे जा रहे हैं। मैं आपसे कहूं, निवेदन करूं कि जब वहां हालात है तो जो जिस तरह से कैजुअलिटी हुई है, दोनों तरफ की कैजुअलिटी तोलेंगे तो एक तरफ की कैजुअलिटी ज्यादा है। होता है कि हथियार वही लोग, मैं मानता हूं कि पत्थर और परिस्थिति विकट हो जाती है, फोर्स को इस काम को करना पड़ता है, लेकिन ये जान लीजिए कि इस समस्या का समाधान बंदूक और ताकत और फौज से भर नहीं है। इस समस्या का समाधान हमारे पुरखों ने भी, हमारे पहले भी लोग थे, मैं अटल जी की सरकार में था, लगातार उस सरकार ने प्रयास किया राजनीतिक तरीके से उस समस्या का निदान करने का, अनवरत प्रयास किया, वहां जाके किया। आप गए हैं, लेकिन जाकर के आपने क्या कौन तरीका अपनाया है? जो आपकी सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, उस सरकार में और आपकी सरकार में इतना फर्क क्यों हो गया? ये फर्क कहां से आ गया? और उपाध्यक्ष जी, कश्मीर का सवाल आप दोनों मिले, ठीक हुआ, लेकिन एक बात जान लीजिए कि मैं जानता हूं मुफ्ती साहब मेरे बहुत पुराने मित्र थे, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, उनको मैंने लड़ाया था उत्तर प्रदेश से, बिहार से, वो सदन में चले गए, सदन में गए थे, मेरे साथ उनसे चर्चा हुई थी जब आपके साथ समझौता हुआ। मैंने कभी नहीं कहा क्या करें क्या नहीं करें, ना उनने मुझसे पूछा ना मैंने उनसे कहा, लेकिन मेरी 4-5 बार उनसे जो मुलाकात हुई, एक बार जो उन्होंने कहा कि मुझे रात को नींद नहीं आती, और कुछ नहीं कहा, लेकिन आज वो नहीं है मेरे बीच में। कहना चाहता हूं कि आपके दोनों के संबंध, आपने रिश्ता बना लिया, लेकिन रिश्ता जो है, जिस तरह से आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के चलते आम सहमति से जो आपने राय अपनी बनाई थी, वहां मैं मानता हूं, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन बात जो आपके बीच में समन्वय नहीं है, संतुलन नहीं है, आप जो मर्यादा के भीतर जो आपने बनाया था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, उसके अंतर्गत भी आगे नहीं बढ़े आप। और कश्मीर के बाहर जो बच्चे रह रहे हैं, उनके वजीफे नहीं मिलते, कश्मीर के बच्चों को सबकी निगाह से देखते हो। हिंदुस्तान की जनता को भी हमको जरूर चारों तरफ हमको प्रचार करना चाहिए कि हमारी जनता के मन में उनके प्रति प्रेम, ममता, मोहब्बत पैदा हो। हम दिल नहीं जीतेंगे कश्मीर के लोगों का। सदन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इस मुल्क को और हमारे देश की एकता और अखंडता को निरंतर अनवरत दिक्कत और दुख में रहना पड़ेगा। पूरा देश दुखी है, जो ठीक सोचने वाले लोग हैं, जो कश्मीर के हालत पर बहुत तकलीफ में हैं। जब मुझे होम मिनिस्टर साहब आपने फोन किया, एक तरह से मेरा मन ही नहीं था कि मैं आपको क्या कहूं, इतनी भीड़ी स्थिति में क्या कहूं, क्या सुझाव दूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं इसका राजनीतिक हल, ताकत चाहिए, शक्ति के साथ वहां निपटना चाहिए, मानता हूं मैं, शक्ति के साथ, लेकिन राजनीतिक रास्ता भी हमको पकड़ना पड़ेगा। राह नहीं पकड़ी हमने,
तो कश्मीर को देश के अंदर रखने का मंजिल हमको प्राप्त नहीं हो सकता, राह हमको पकड़ना पड़ेगा। वहां जो अलगाववादी लोग हैं जिनको कह रहे हैं आप, दिन भर यहाँ के अखबार और यहाँ के मीडिया को आप समझा नहीं सकते। एक वहां पागल आदमी है, उसका क्या नाम है, सैयद, अरे माँ उसका नाम दुनिया क्या, क्यों अपना मर्यादा बना कर रखी है, क्या रख? नहीं बाहर वाला नहीं, उसका रोज सारा टीवी जो है उस आदमी की, बेवकूफ आदमी की, बेहुदे आदमी को यहाँ का जो पूरा मीडिया है वो दिखाता। आप उनको समझा नहीं सकते हो, उनको समझा नहीं सकते हो आप, क्या उनको बुला के कह नहीं सकते हो देश के हित में क्या तमाशा कर रहे हो? उसकी गालियां उसका बुरी तरह से बोलता है, यहाँ हिंदुस्तान में हमारे समाज में तनाव बनाने का काम करता है। और यहाँ आईएएस, अरे अजीब आदमी हुआ। हिंदुस्तान में आईएएस कहीं थी नहीं, लेकिन दिन भर हम, वो बाहर हो रहा युद्ध, हमला हो रहा बाहर, कहीं अमेरिका में तो कहीं फ्रांस में तो कहीं, यानी हिंदुस्तान का मीडिया यहाँ के किसान मजदूर, यहाँ के दलित, यहाँ के रहने वाले बेकार बेरोजगार नौजवानों की कोई खबर देने को तैयार नहीं है, लेकिन दुनिया भर के बकवास को यहाँ दिखाने का काम करता है। अरे भाई, हमको मर्यादा में रखा है आपने, ये सदन मर्यादा में है, हम कानून के अंदर, रूल के अंदर मर्यादा में है, लेकिन इस देश के मीडिया पर कभी बहस करेंगे नहीं करेंगे कि इसकी मर्यादा कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये जिस तरह का छुला और खुट्टा, यानी बाहर के बेहुदे लोग, पागल लोग, मेंटली जो दिमाग से खराब हैं, जो धर्म के नाम पर अंधे हो चुके हैं, ऐसे लोगों का हम बयान यहाँ दिखा रहे हैं, सारे टीवी पर उनका दिखाते हैं। क्या इसके बारे में टीवी वालों को, मीडिया वालों को बुला करके हम कह नहीं सकते कि भाई आप ये तमाशा क्यों कर रहे हो? यहाँ पूरी परिस्थिति है, उसको क्यों बिगाड़ रहे हो? एक तो मैं कहना चाहता हूँ, इसके चलते देश में और परिस्थिति बिगड़ रही है। और आईएएस का यहाँ कुछ नहीं था और ना है, लेकिन कहीं एक आदमी, दो आदमी मिल जाता है, कहीं एक लेटर नकली डाल दे, इस देश के मीडिया की बाँछें खिल जाती है। अरे आप देश की एकता चाहते हो, तमाशा करना चाहते हो, दिन भर दिखाते हो। यहाँ आईएएस नहीं है, आप बुलाना चाहते हो। आप रोज जिस तरह से हमारे यहाँ चिंता व्यक्त की जाती, जिस तरह के बयान दिए जाते हैं, वो चाहे मंत्रिमंडल आपकी सरकार की तरफ से, और चाहे मीडिया में, और चाहे अपोजिशन की तरफ से जो बयान आते हैं, आप यहाँ कहीं, मैं मानता हूँ कि दुनिया के सारे मुल्कों में हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, उसका मन अब इस देश में रहने का है, इसमें मरने का, जीने का, सब तरह का जीने का उसका मन है। आप जबरदस्ती उसको उधिया रहे हो, जबरदस्ती उस पर शक कर रहे हो। और एक बात जान लीजिए कि वहाँ कश्मीर में जो अलगाववादी है, हमारी सरकार थी, उनके साथ बातचीत कर रही थी, क्यों बंद हो गई? उनमें सब लोग नहीं है। गिलानी जो यासीन मलिक है, उसकी लाइन पर राजनीतिक अलग है, वो चाहता है कश्मीर की आज़ादी, और गिलानी साहब जो है वो पाकिस्तान की तरफ से बोलते रहते हैं। हुर्रियत के जो तीसरे आदमी जो महत्वपूर्ण हैं, उनका मौलाना उमर, उनका, ये तीनों आदमी हैं जिनका प्रभाव वहाँ है। जनता में प्रभाव अच्छा है बुरा है, आपकी दृष्टि में खराब होगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उनके साथ लगातार हमारी, इतने बरस से मैं यहाँ हूं, उनसे लगातार हमारी बात हुई है। आज उनसे बात क्यों बंद हो रही है भाई? क्यों हम अड़ गए इस बात पर? क्यों अड़ते हैं हम लोग? हम राजनीतिक समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो वहाँ की जनता के मनों को जीतने के लिए, उनके दिलों को जीतने के लिए हम ये राजनीतिक जो हमारी राह है, रास्ता है, उसे हम क्यों छोड़ते हैं? कभी चालू करते, कभी बंद करते, ये ठीक बात नहीं है। इसलिए होम मिनिस्टर साहब, मैं कहना चाहता हूं, बंदूक, हथियार, फौज, आतंकवाद से आप समझौता नहीं करेंगे, ठीक बात है, लेकिन आतंकवाद से समझौता नहीं करेंगे। उसके साथ ये बात भी है कि हिंदुस्तान के अंदर जो आंतरिक सुरक्षा है उसको भी मजबूत करेंगे। 50,000 फौज है और आपके आदमी घुस जाता है 4 आदमी 5 आदमी। आंतरिक सुरक्षा को आप खूब मजबूत करिए, सख्त रहिए, लेकिन शक्ति के साथ साथ आप ये भी करिए कि राजनीतिक परिस्थितियों का पंजाब हमसे अलग गया था। आपका नॉर्थ ईस्ट में कितने तरह के समस्याएं हमारे सामने आई, हमारे पुरखों ने उसका समाधान किया है। कश्मीर के समस्या का भी समाधान हमको राजनीतिक तरीके से करना पड़ेगा, हर तरह के तबकों के साथ बात करके,
उनकी राय हम नहीं बदल सकते, हम राय नहीं बदल सकते, लेकिन उनके साथ बात करके हम शांति के साथ इस कश्मीर की समस्या को समाधान करना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ भी कभी बात करते हो, कभी तोड़ देते हो। अरे बात तो करना चाहिए। इतने युद्ध होने के बाद भी 3-3, 4-4 युद्ध हमारे बीच में हुए, लेकिन हमने बातचीत को बंद नहीं किया। बातचीत भी करना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर हमारी आंतरिक सुरक्षा जो है उसको बिल्कुल ताकत के साथ हमको मजबूत करना चाहिए, और युद्ध इसका समाधान नहीं है। ये जान लीजिए कि एक दौर था जब हमारी फौज, हमारी ट्रेडिशनल वार में हम जीत जाते थे, लेकिन आज की हालत नहीं है। आज तो उधर भी मानवता के विध्वंस के हथियार बन गए हैं, और हमने भी बना लिए। अब इनको तकिए के नीचे रखे हम लोग। अब युद्ध नहीं हो सकता, अब युद्ध नहीं हो सकता। पहले हो जाता था, हम जीत जाते थे, 10 पे 90 थे हम, लेकिन हमने खुद ही ऐसी राह पकड़ी और ऐसा रास्ता पकड़ा कि युद्ध का रास्ता अब नहीं बन सकता। हाँ, बराबर पे खड़ा कर दिया। लेकिन छोड़िए, हो गया, उसको बीत गया। लेकिन आगे के लिए उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ मिनिस्टर साहब, यानी राजनीतिक रास्ता राह भी पकड़िए, और शक्ति के साथ पूरा देश आपके साथ जो मैं बोल रहा हूँ, ये तकलीफ के साथ कुछ बातें आपकी राय से अलग जा रहे होंगे, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि देश की जनता आपका देश जो है और देश की जो सरकार उसके साथ नहीं। पूरी तरह से हम साथ हैं आपके, पूरी ताकत के साथ हैं। कश्मीर से जो मोहब्बत पूरे देश की है उसमें हम सब लोग शरीक हैं। इसलिए इन्हीं बातों के साथ मैं विनती करूंगा कि राजनीतिक प्रक्रिया को भी शुरू करिए, और ये किसी चीज पे अड़ मरिए मत। बहुत बड़ा देश है, इसका बहुत बड़ा दिल है, इसलिए छोटा दिल नहीं करके। और पाकिस्तान, अंत में एक बात कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा, हम शांत और तरीके से हिंदुस्तान चला दें, तो मैं आज सदन के माध्यम से जिम्मेदारी से कहता हूं कि पाकिस्तान नहीं रहेगा। अपने ही बोझ से वो दब करके टूट जाएगा, लेकिन हम रोज उसको इकट्ठा करते हैं, हम रोज उनको इस तरह से इकट्ठा कर देते हैं। नहीं तो वहां इतने अंतर विरोध में इतनी परिस्थिति खराब है वहां, लेकिन उस खराब परिस्थिति को यहां से हम कश्मीर के मामले में और मामले में यहाँ IS के नाम पर हम रोज उनको सचेत कर देते हैं, रोज उनको इकट्ठा कर देते हैं। Yes. इसलिए इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद।